Hello students, how are you all? So let's start with our new chapter in MDCS मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी। ये आपका पेपर नंबर 8 है और जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। ठीक है, जैसे कि आपके चैप्टर नंबर 8 का नाम है गवर्नेंस इश्यूज, इसके ब्रैकेट में लिख दो लेबर लॉस, क्योंकि यहाँ पे आपके जो केसेस दिखाई देंगे ना आप लोगों को, वो लेबर लॉस के ना जो है वो ज्यादातर आप लोगों को केसेस देखने को मिलेंगे। क्लियर? अब देखिए, अब आप देखेंगे इस चैप्टर में है ना बिगिनिंग में जो है ना अराउंड कुछ है ना 11-12 केस स्टडीज दी हुई है। क्या दिया हुआ है? अराउंड 11 केस स्टडीज दी हुई है। तो ये केस स्टडी भी एग्जाम में पूछते हैं और एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है वो केस स्टडी का ही आता है 30 to 40 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें आपको है ना मतलब यहाँ पे तो बड़े केसेस आते हैं, केस स्टडी आती है, आपको पूरा कॉम्प्रिहेंशन टाइप में पूरा केस दे दिया होता है। वो पेपर स्टाइल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आ गया इसलिए सिर्फ बता रहा हूँ। और फिर आपको 4 क्वेश्चन दे दिए होते हैं 10-10 मार्क के। क्लियर हुआ? तो ये जो केस स्टडी है ना वो डिफरेंट टॉपिक्स को कवर अप करती है ऑफ योर अदर सब्जेक्ट्स। तो ये आप लोगों को है ना केस स्टडी कैसे करना रहेगा, एकदम जब आप पूरा पढ़ लो, जी आप पूरा पढ़ लो ना, उसके बाद जो रहेगा आप लोग इसको सिर्फ गो थ्रू कर लेना, आपको एक बार में पता चल जाएगा। सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद गो थ्रू करेगा। क्यों? देखो, जैसे ये पहला केस स्टडी आप देखेंगे, केस स्टडी नंबर 1 डॉक्टर सेन, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एलओडीआर रेगुलेशन के बारे में। तो ऑफकोर्स पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस एलओडीआर रेगुलेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। क्लियर? नेक्स्ट वाला जो केस है वो फ्रॉड के रिलेटेड केस स्टडी। नेक्स्ट वाला जो केस स्टडी वो किसके रिलेटेड है? फ्रॉड के रिलेटेड है। तो फ्रॉड के रिलेटेड रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में चैप्टर नंबर 2 या 3 आई थिंक है, पूरा फ्रॉड के रिलेटेड ही चैप्टर है। तो वो पढ़ेंगे तो ये समझ आएगा। तो समझ आ रहा है आप लोग को? ये जो पॉइंट्स है ना वो आप लोग क्या है ना मतलब कंसेप्ट जो है वो सारे दूसरे सब्जेक्ट में आने वाला है। जैसे केस स्टडी 3 है रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसे कहते हैं, क्या रोल रहता है, वो पूरा चैप्टर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। तो ये सब पढ़ने के बाद आप एंड में देखेगा और इसको इग्नोर मत करना, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेम का सेम। क्योंकि है ना बहुत बार अभी एग्जाम में, अभी तक जितनी भी एग्जाम्स हुई है, सारे जो केस स्टडी है, केस लॉज है, पूरे के पूरे आपके मॉड्यूल में से पूछे गए। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, लेकिन ये आपको पढ़ना रहेगा कब? जब सारे सब्जेक्ट पढ़ लो उसके बाद। क्लियर? और अभी इंस्टीट्यूट ने जो न्यू मॉड्यूल भी रिलीज की थी जून 20 के लिए, उसमें एंड में, इसमें साथ में नहीं, चैप्टर जहां पे एंड होता है उसके एंड में 2 केस स्टडी और ऐड ऑन कर रही है। वो मैं आपको है ना बीच चीज में बताता जाऊंगा जैसे चैप्टर में आता जाएगा। और कुछ जो दिसंबर 19 की मॉड्यूल आपके में से जिसके पास होगी, तो बीच में से 4 केसेस जो वो कैंसिल भी किए गए, वो भी हम लोग है ना एक एक करके देखते जाएंगे जब आएगा तब। आज फिर हम लोग फोकस करते हैं हमारे केस लॉस पे, जिसमें हम लोग देखने वाले 3 केस 1, केस 2 एंड केस 3। ठीक है? तो मेरे पास जो मॉड्यूल है वो दिसंबर 19 वाले एडिशन के, तो जिसमें पेज नंबर 452 पे, अगर आपका न्यू मॉड्यूल भी है, जून 20 वाली भी है, तो 2-4 पेज आगे पीछे हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 का जो है पहला केस, पुणे एम्प्लॉयज यूनियन वर्सेस फोर्स मोटर्स लिमिटेड। पुणे एम्प्लॉय यूनियन वर्सेस फोर्स मोटर लिमिटेड। ठीक है? ट्रेड यूनियन एक्ट के रिलेटेड है, एकदम सिंपल केस है। देखिए यहाँ पे क्या होता, फोर्स, अब ये यहाँ पे ट्रेड यूनियन के रिलेटेड केस है। तो ट्रेड यूनियन में क्या होता है, एक आपको रजिस्टर भी करवाना होता है और आपको रिकॉग्नाइज भी करनी चाहिए कंपनी कि भाई ये हमारा ट्रेड यूनियन है। ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता, फोर्स मीटर्स, ये जो कंपनी है फोर्स मोटर लिमिटेड, जिनका है ना पहले नाम था बजाज टेम्पो लिमिटेड, तो इनका ऑलरेडी है ना एक ट्रेड यूनियन था BKS, जिनको उन्होंने रिकॉग्नाइज भी किया था और रजिस्टर भी किया था, भारतीय कामगार सेना। ठीक है? भारतीय कामगार सेना। अब जो पुणे एम्प्लॉयज यूनियन है, पुणे एम्प्लॉयज यूनियन है, वो वहां पे आ गए, यहाँ पे उन्होंने केस फाइल कर दिया कि भाई हम यहाँ के ट्रेड यूनियन है और हमारे पास ट्रेड यूनियन है और हमारे पास है ना बहुत सारे मेंबर्स भी है इसमें, और टू बी एग्जैक्ट हमारे पास 85% मेंबर है पूरे, है ना जितने भी है ना यहाँ पे एम्प्लॉयज है, तो 85% मेंबर हमारे यूनियन में। तो भाई इतना मेजोरिटी तेरे पास है, तू कहाँ था रे? और बोलता हमारे पास सबका राइटिंग में भी है कि वो लोग हमारे मेंबर है। तो आप है ना ये जो BKS है उसको डीरिकॉग्नाइज करिए, अनरजिस्टर्ड करिए, और हमें जो है, हमें यहाँ का ट्रेड यूनियन रजिस्टर करवाइए और हमारे रिकॉग्नाइज करवाइए। ठीक है? तो ऐसे चढ़ पड़े वो लोग। वो तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये फोर्स मोटर लिमिटेड है जो कि रिस्पोंडेंट है, तो उन्होंने बोला नहीं भैया ना, ये तुम लोग है ना गलत बोल रहे हो। पहली बात तो तुम रिकॉग्नाइज ही नहीं हो, तुम लोग रजिस्टर्ड ही नहीं हो, तुम्हारे पास कोई मेंबर्स एंड ऑल नहीं है। तो ये सब चीजें जो है वो है ना मतलब बोलते ना आप, वो भी कोई इल्जाम लगा रहा था, एक दूसरा भी कोई डिफेंस में बोल रहा था। फिर जो है बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट तक। बात कहां तक पहुंची? सुप्रीम कोर्ट तक। और सुप्रीम कोर्ट ने जो पुणे एम्प्लॉयज यूनियन थी ना उसकी अपील को डिसमिस कर दिया। ठीक है? अब जब है ना डिटेल में स्टडी की तो पता चला कि ये लोग जो बोल रहे हैं ना 85% ऑफ मेंबर्स हमारे पास है, तो उनको बोला गया उनके पास एक पेज था जिसमें एम्प्लॉयज ने साइन की थी, और वो पेज उन्होंने क्या बोल के लिया था कि ये बोल के लिया था कि भाई है ना आपके जो भी है ना पैसे कंपनी से लेने बाकी है ना, हम आपको लेने में मदद करेंगे, आप सिर्फ हमारा ये साइन करो। दूसरा, आप जो ये साइन करके देंगे ना, हम उसको और कहीं पे इस्तेमाल नहीं करेंगे और कहीं पे यूज नहीं करेंगे।
तो एम्प्लॉय ने बोला भाई है ना ये सिर्फ इस मैटर के रिलेटेड है तो चलो हम साइन कर देते हैं, बाकी है ना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बीकेएस में जो हमारा ट्रेड यूनियन है उसमें कोई एम्प्लॉय नहीं है तो है ना सॉरी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम है ना वहां पे उसी यूनियन में मेंबर रहेंगे। तो उनको लगा ये सिर्फ इस पर्टिकुलर मैटर के रिलेटेड है। तो एम्प्लॉय को पूछा गया कि भाई ये साइन आपने की है, तो एम्प्लॉय ने बोला हाँ साइन हमने की है, लेकिन हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, हमारा जो है वो कोई इंटेंशन नहीं था इसमें ना कि हमारा ट्रेड यूनियन को चेंज कराने का। उन्होंने हमें बोला था हम आपको पैसे वसूली करने में मदद करेंगे, उन्होंने हमें बोला था कि भाई है ना ये जो है ना हम और ये साइन को आपको कहीं पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूना एम्प्लॉय यूनियन को वही भरोसा था कि मेंबर्स हमारे साथ, एम्प्लॉयज हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, इसलिए तो गलत रास्ता अपना रहा था। तो इसलिए उसकी अपील को जो क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट तो पूरा खदेड़ देती है, उन तक बात पहुंचती है। तो देखिए ये सिर्फ मैंने ओवरव्यू दे दिया, अब आपको इसमें पढ़ना कैसे वो भी मैं आपको समझा देता हूं। आपको ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा, लेबर लॉ में एक बेकार चीज क्या होती है, जब हम है ना इसके रीजन आपको पहले समझ के सुन के आपकी जो हमारी नोटबुक चल रही है, नोटबुक जो हमने मेंटेन की है वो फॉर्मेट में आपको इसकी भी नोटबुक मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। नोटबुक आपकी सबसे ज्यादा मददगार होने वाली है, जो आपकी सेल्फ मेड नोटबुक जिसका मैंने फॉर्मेट आप लोगों को दिया था जब हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, उसी फॉर्मेट में इसके भी केसेस लिखना है। क्योंकि जब आप रीजन में पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे इतने वाया केस लॉ बता देना, ये सेम इशू हुआ था इस केस लॉ में, फिर वो पूरा केस लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, फिर बोलते हैं लेकिन इस केस लॉ का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई तो एक्सप्लेन ही क्यों किया, ठीक है। तो आपको है ना जो केस लॉ में समझाऊंगा उसको अच्छे से सुनना पड़ेगा और समझ के रख दो, एक बार थोड़ा बहुत ब्रीफ फैक्ट्स पढ़ के रख दो, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए, जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 के एंड पे भी किया था, जो भी हमने सारे केसेस देख लिए, फिर एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी देख लिए, ताकि हमें पता चले एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको उसको कैसे ढूंढ के उसको कैसे लिखना है। सेम हम लोग इस चैप्टर में भी करेंगे, टेंशन मत लो आप लोग। क्लियर हुआ? तो देखिए ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 सेक्शन 19 का है, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। एपेलेंट यूनियन, एपेलेंट मतलब पुनः एम्प्लॉय यूनियन, क्लेमिंग टू कमांड 85% ऑफ द वर्कफोर्स ऑफ द कंपनी। तो वो बोलते हैं हमें रिकॉग्निशन दो, हमारे पास 85% ऑफ द वर्कफोर्स हमारे साथ है। एग्जिस्टिंग यूनियन बीकेएस एंड द कंपनी अपोज, मतलब ठीक है, अपोज में दो रिस्पोंडेंट थे, रिस्पोंडेंट में रिस्पोंडेंट नंबर 1 था फोर्स मोटर्स लिमिटेड, और रिस्पोंडेंट नंबर 2 मतलब ट्रेड यूनियन जो एग्जिस्टिंग है बीकेएस, भारतीय कामगार सेना, मस्त नाम रखा है ना। इंडस्ट्रियल कोर्ट ग्रांटेड रिकॉग्निशन विदाउट एप्रिशिएटिंग द फैक्ट्स प्रॉपर्ली। इंडस्ट्रियल कोर्ट ने तो रिकॉग्निशन भी ग्रांट कर दिया, वेदर रिकॉग्निशन टू बी अकॉर्डेड टू द एपेलेंट यूनियन हेल्ड नो। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया कि जो इंडस्ट्रियल कोर्ट थी, मतलब लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट आपने पढ़ा होगा, उन्होंने पुनः एम्प्लॉय यूनियन को क्या दिया, 85% की साइन है, चलो तुम लोग रिकॉग्नाइज। हाई कोर्ट ने बोला ऐसे कैसे रहे तुम लोग रिकॉग्नाइज, हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, तो पुनः एम्प्लॉयज यूनियन ने उस ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल की इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और उसका है ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, अपील को डिसमिस कर दिया। क्यों डिसमिस किया वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। देखिए ब्रीफ फैक्ट्स, द कंपनी फोर्स मोटर्स लिमिटेड अर्लियर नेम्ड एज बजाज टेम्पो लिमिटेड हैज इट्स ऑफिस एट अकुर्दी पुणे, कोई लेना देना नहीं है इससे। द रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो कि क्या था, बीकेएस इज द रिकॉग्नाइज्ड यूनियन ऑफ द कंपनी। तो आप है ना स्टार्टिंग में कहीं पे लिख भी सकते हो, देखो जैसे पुनः एम्प्लॉय यूनियन है वहां पे लिख दो साइड में एरो करके एपेलेंट फोर्स, ताकि बार बार आए तो आपको पता चले। फोर्स मोटर लिमिटेड रिस्पोंडेंट नंबर 1, बीकेएस रिस्पोंडेंट नंबर 2। द एपेलेंट यूनियन इन इट्स bid to be adjudged as a recognized union in place of BKS filed an application on 6/9/2003 before the Industrial Court Pune as required under the provision of the act. It insisted that almost all the employee member of the BKS had meanwhile tendered their resignation and had expressed their desire to discontinue their membership. ठीक है, बोलते हैं सब क्या ऑलमोस्ट सब लोग डिसकंटिन्यू करने वाले बीकेएस से, ऐसा पुनः एम्प्लॉयज यूनियन ने बोला, एम्प्लॉय ने अपने मुंह से नहीं बोला। It claimed that majority of the employee had become its member so much so that in the month of Jan 2003 it had in its fold 1973 employee members, claiming that it was a union registered under the Trade Union Act। और बोलते हमारा यूनियन तो रजिस्टर्ड भी है और वैलिड सर्टिफिकेट भी है। It asserted with the exodus of the employees member from BKS to its rank, it had a holding of 85% of the total employees of the company. The court resisted the application by pleading, among other, that the appellant union was not duly registered under the 1926 Act. It denied as well as that it did have at that point of time 30% of the membership of the employees of the company and that it did comply with the imperative of section 19 of the Act. जब उन्होंने रजिस्टर करने के लिए जाया था तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो उन्होंने फुलफिल किया होगा। Dismissing the appellant union claim of majority membership to be a boge, ये इसी पे बोलते हैं तीर चला है। It defeated its claim of having larger membership of the employee of the company compared to the BKS. And BKS as well joined the fray in similar line with the company. वो भी कंपनी के साथ जुट गया in the respondent.
apart from reiterating that the appellant union was not duly registered under the 1926 act and thus it had no local standing मतलब होता है, लिख दो, right or capacity to bring an action, right or capacity to bring an action or appear in court to claim the status of a recognized union. It categorically controverted the claim of holding 30% of the membership. तो इंडस्ट्रियल कोर्ट अलाउड द एप्लीकेशन बट एन अपील हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया. क्लियर, रीजन मैंने ऑलरेडी बता दिया, बाकी आप लोगों को एक बार रीड करना हो तो एक बार आप लोग रीड आउट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है बहुत ही सिंपल केस, मैनेजमेंट ऑफ द बरारा कोऑपरेटिव मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग सोसाइटी लिमिटेड. साला नाम तो देखो, वर्सेस वर्कमैन प्रताप सिंह. एकदम सिंपल टर्म में बोलूं ना तो यहाँ पे क्या हो गया कि वो जो कंपनी थी, एक कंपनी थी, उन्होंने क्या कर दिया कि वर्कमैन जो था प्रताप सिंह उसको निकाल दिया. ठीक है, उसको निकाल दिया क्योंकि उस पर ना खिलाफ कोई चार्जेस और वो सब लगाए थे, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन एंड ऑल के तौर पे उसको निकाल दिया गया. मतलब इतनी भी बड़ी गलती नहीं की थी लेकिन निकाल दिया और वो वर्कर भी अग्री हो गया और बदले में ना कुछ एक फाइनल कंपेंसेशन डिसाइड हुआ 12,500 रुपए. ठीक है, तो अपने मन से 12,500 रुपए वो लेके निकल गया. ठीक है, रिटेंच नहीं किया है, रिमेंबर रिटेंच नहीं किया है, उसने कुछ गलत काम किया था इसलिए उसको निकाला और फाइनल कंपेंसेशन भी कितना हो गया 12,500 रुपए. थोड़े टाइम बाद वापस आता है, बोलता है कि मुझे ना वापस रखा जाए, मुझे क्या रखा जाए, वापस रखा जाए काम पे, और नहीं रखा ना तो मैं कोर्ट में चला जाऊंगा. ठीक है, कहां पे चला जाऊंगा, कोर्ट में चला जाऊंगा. तो भाई ऐसा नहीं तुम लोग लेबर हो तो कुछ भी करोगे, लेबर कोर्ट और वो सब बने हैं तो है ना तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए बने हुए हैं, लेकिन तुम लोग कुछ भी करोगे इसका मतलब ये नहीं हो गया. क्लियर हुआ? तो आप लोगों को जो है वो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि आपको ऐसे निकाला गया है तो बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने अपील अलाउ की, किसकी, वो कंपनी की. देखिए हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन 25H, वर्कमैन एक्सेप्टेड द कंपेंसेशन इन ल्यू ऑफ हिज राइट ऑफ रीइंस्टेटमेंट इन सर्विस. क्या भाई है ना, वापस सर्विस के बदले में तेरे को कंपेंसेशन दिया, अब तू निकल यहाँ से. लेटर वर्कमैन सीक इन री एम्प्लॉयमेंट, वापस है ना कंपेंसेशन भी ले लिया, बोलता आप काम भी दो, वेदर टेनेबल हेल्ड नो. देखिए क्या लिखा है, This appeal is directed against the final judgment and order passed by the High Court of Punjab and Haryana, whereby the division bench of the High Court dismissed the appeal filed by the appellant. मतलब हाई कोर्ट ने कंपनी की अपील अपोज की थी, डिसमिस की थी, and affirmed the judgment passed by the single judge of the High Court by which the respondent herein was ordered to be reinstated. मतलब इसको काम पे भी रखो और बैक वेजेस मतलब जिसको इसकी वेजेस बाकी भी है, जो टाइम पीरियड इसका वेस्ट हो गया उसकी वेजेस भी पे करो. ठीक है, तो ये बात है ना उसके खिलाफ अपील फाइल की कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने. सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई बावला हो गया क्या हाई कोर्ट, क्या बोल रहा है तू, फैक्ट्स तो देख. जब फैक्ट्स देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई इसको कोई रिट्रेंच नहीं किया है और ना ही कंपनी कोई वापस है ना अलग से वैकेंसी निकाल के वापस कोई नए वैकेंसी निकाल के वापस एम्प्लॉयज को रख रही है, तो भाई उसका कोई वापस आने का हक नहीं बनता है. क्लियर? तो देखिए क्या हो गया, अपील अलाउ की गई. सेकेंड पैराग्राफ देखना, इन द फर्स्ट प्लेस the respondent having accepted the compensation awarded to him in lieu of his right of reinstatement in service, the said issue had finally come to an end. And second, ID Act had no application to the case at hand. In order to attack the provision of section 25G जो बात की जा रही है ना, it must be proved by the workman that firstly he was a retrenched employee. क्या था वो, retrenched employee है, and secondly his ex-employer had decided to fill up the vacancy in their setup. And therefore he is entitled to claim the preference. तो अगर रख ही रहे तो रिटेंच था तो पहला आने का हक तेरा होगा. लेकिन अगला पैराग्राफ देखो, the case at hand is a case where the respondent termination was held illegal and in consequence thereof he was awarded lump sum compensation of rupees 12,500 full and final satisfaction. It is not in dispute that the respondent also accepted the compensation. ठीक है, दिस वॉज देयरफॉर नॉट ए केस ऑफ रिटेंचमेंट. ये रिटेंचमेंट जो है वो नहीं है और उसके केस को डिसमिस कर दिया गया, मतलब इसके केस को एक्सेप्ट कर दिया गया कंपनी के. चलिए नेक्स्ट हमारा आता है आज का आखिरी केस, बहुत ही सिंपल है ये तो, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस विनर्स एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड. यहाँ पे एक सिंपल सवाल उठाया गया कि देखो जैसे कंपनी का कर्ता धर्ता कौन होता है, कर्ता धर्ता मतलब काम करने वाला बंदे की बात कर रहा हूँ, वो होता है डायरेक्टर और उसमें भी मेन होता है मैनेजिंग डायरेक्टर. ठीक है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं तो वो जो डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर है वो बाकी सबके लिए एम्प्लॉयर हो गया, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो गया, मतलब वो उनके इंस्ट्रक्शन पे ऑल काम करते हैं. तो देखो वहां पे क्या हो गया, जो डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर है वो एक टाइप का क्या होगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो गया. लेकिन डायरेक्टर खुद एम्प्लॉय भी तो है, डायरेक्टर खुद एम्प्लॉय भी तो है. तो यहाँ पे एक सिंपल सवाल उठाया गया कि भाई एक ही बंदा क्या ड्यूअल कैपेसिटी मतलब है ना, क्या दोनों हो सकता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों हो सकता है.
ठीक है, तो वहां पे है ना सिंपल जजमेंट आया कि भाई सिंगल कैपेसिटी में नहीं हो सकता, भाई एक ही पर्टिकुलर कैपेसिटी में वो एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी हो ऐसा नहीं होगा, लेकिन ड्यूअल कैपेसिटी में हो सकता है, मतलब फॉर दिस पर्पस ही इज द एम्प्लॉयर एंड फॉर दिस पर्पस ही इज द एम्प्लॉय, ऐसा हो सकता है। ये इसका सिंपल जजमेंट है, आप भी सिर्फ इतना लिख के रख देना। देखिए ESI Act Section 2 Director whether an employee held yes. The short question calling for determination in this appeal is as to whether the director of the respondent company who are receiving remuneration coming within the purview of employee उसका क्या कर दिया गया है, अपील अलाउ कर दिया गया है। तो उसमें अंदर वही बताया हुआ है कि भाई वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो एम्प्लॉय भी है क्या, क्योंकि वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही है। ठीक है, देखना नेक्स्ट पेज पे देखना, पेज नंबर 456 पे फर्स्ट लाइन, but this court allowed the appeal and interrogator held that managing director even when to be treated as a principal employer could also be an employee and could carry on such dual capacity. क्लियर हुआ? श्योर, पक्का। तो बाकी दो दूसरे लॉ वगैरह का केस लॉ वगैरह बताया हुआ है वो सबको रिफर किया गया, हमें इसमें कुछ भी नहीं जाना है। क्लियर, श्योर। तो आज हमने ये नया चैप्टर स्टार्ट किया और आज हमने इसके 3 केसेस देखे हैं। आप प्रॉपर्ली नोटबुक मेंटेन करते जाइए और वो नोटबुक में साथ साथ में आप लोग जो है वो लिखते जाइएगा, नोटबुक प्रॉपर्ली मेंटेन करते जाइएगा। बहुत ही सिंपल केसेस है इसके, ठीक है। लेबर लॉ के हमारे केसेस आने वाले हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।